मेरा थर्ड ईयर जो है पैंडेमिक में गया है, तो मेरा थर्ड ईयर पूरा ऑनलाइन गया है। मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही मुझे बोलते हुए कि मैंने थर्ड ईयर में कुछ पढ़ाई नहीं किया, ऑनलाइन एग्जाम तो बहुत ही आराम से पास हुआ। कि एजेंसी जो है आपकी फिनिट, उसका रेवेन्यू क्या है? 10 करोड़। हेलो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं जिस शख्स का इंटरव्यू करने वाला हूं उसकी डिमांड आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा करी थी। जैसे ही मैंने अपनी पिछली वीडियो डाली थी तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि यार उमेर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है, किस तरीके से इसकी एजेंसी स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो आज जिस शख्स को मैं अपने चैनल पे लेकर आया हूं उनका नाम है आयुष शुक्ला, जो कि एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं, जिसने करीबन 15 महीने में 10 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू है वो टच किया है। तो इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है, किस तरीके से आप भी एजेंसी शुरू कर सकते हो और साथ ही साथ पैसे कमा सकते हो। साथ ही साथ हमने और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं आयुष से, सो आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और मैं कहूंगा सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बिकॉज इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। सो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो स्वागत करते हैं आयुष भाई का हमारे चैनल पे। सबसे पहले भाई थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे आने के लिए, एंड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर 100K इंस्टाग्राम पे जो अभी हुए हैं। थैंक्स ब्रो, इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत फेमस चैनल है आपका, मैंने काफ़ी लोग की वीडियोस देखे तो अच्छा लगा कि आपने मुझ पर इनवाइट किया। अरे भाई अच्छा, तो जैसे कि अभी मैंने बताया आपका एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी है और आप खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। इतना अच्छा कर रहे हो, आपकी रील्स बहुत ज़्यादा देखी है मैंने, ठीक है, और इतनी वायरल होती है। तो मतलब मेरे को ये जानना था यार कि आपने ये स्टार्ट कैसे किया, ये पूरी जर्नी। सो ब्रो ये काफ़ी मतलब 2019 की बात है, सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज था। मुझे हमेशा से क्रिएटर बनना था, ये मुझे क्लियर था। मेरा फर्स्ट ईयर जस्ट खत्म हुआ था, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या बनाऊँ। एंड तब एक क्रिएटर थे नाज डेली करके, जिनकी वीडियोस मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं उनसे भी इंस्पायर होता था। नाज डेली और रणवीर, दो क्रिएटर थे जो मुझे अच्छे लगते थे। तो मैं सोचा था कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैंने पॉडकास्ट का बहाना लिया, क्योंकि पॉडकास्ट थोड़ा एज अ बिगिनिंग स्टेज ईजी होता है, फ्रॉम द सेंस दैट आपको खुद कंटेंट नहीं बनाना पड़ता है, या आप किसी से बात कर रहे होते तो वो कंटेंट आपको दे देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। मेरा एक पॉडकास्ट है मिनिरल ट्रैवल्स करके, जिसमें मैंने अराउंड 50-55 एपिसोड्स कर रखे हैं उसके फर्स्ट सीजन में। अभी बंद है, सेकंड सीजन लाऊंगा फिर से 2-3 महीने में, बट पहले सीजन में मैंने 50-55 एपिसोड लिए थे। तो वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था एज अ क्रिएटर। वहाँ से मैंने अपनी क्रिएटर की जर्नी स्टार्ट करी। एंड जैसे जैसे मैं लोगों से मिलता गया, मैंने यश शर्मा फिटनेस से बात करी थी, फिर वो पेस्तो वाले आयुष जायसवाल से बात करी, एंड देन काफ़ी लोगों से, काफ़ी अच्छे लोगों से मैंने बात करी उसके थ्रू। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। एंड फिर मैं वहाँ से मोनोलॉग वीडियोज़ या सिर्फ मेरे वीडियोज़, प्रोडक्टिविटी, लिंक्डइन पे कैसे ग्रो कर सकते हो, और वो सब वीडियोज़ बनाने लगा। मेरे यूट्यूब में देखो, मेरे सबसे फेमस वीडियोज़ में वही आता है। हाँ, मैंने जो आपकी सबसे पहली वीडियो देखी थी वो कोल्ड ईमेलिंग के बारे में थी। हाँ करेक्ट, लिंक्डइन वाली, वो 60-70 लाख व्यूज़ पे है वो। तो वो 3-4 वीडियोस मेरी अच्छी चली थी, बट उसके बाद मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं हो पाया था यूट्यूब में। तो मेरा यूट्यूब का जर्नी अभी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। अभी तो टाइम कमिटमेंट्स की प्रॉब्लम है, बिकॉज रील्स बनाते हैं और कंपनी चला रहे हैं तो। और इंस्टाग्राम रील स्टार्ट हुआ था, वही रील्स जब अक्टूबर नवंबर ऑफ 2020 में, जब अपना जब पैंडेमिक चल रहा था, रील्स नया नया आया था, तब मैं थोड़ा थोड़ा बनाना शुरू कर दिया था। 5-6-7-8 महीने बनाए, मेरे कुछ 10,000 फॉलोअर्स पहुँचे थे। उसके बाद मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाता रहा। साइड में मेरी एजेंसी शुरू हो चुकी थी, उसको भी 3-4-5 महीने हो गए थे। तो मैं बहुत ही क्रिएटर इकोसिस्टम में डीप पहुंच गया था एज अ क्रिएटर। माई सेल्फ, ब्रांड से बात करना, क्रिएटर से बात करना, नए क्रिएटर से बात करना, नए लोगों से बात करना, नए लोग जो क्रिएटर बनना चाहते हैं उनसे बात करना। तो मेरा इकोसिस्टम इतना ज़्यादा घुल मिल गया था कि मैं और ज़्यादा डीप जाता गया, जो मेरी ग्रोथ में मुझे मदद करने लगे। एंड कुछ 2-3-4 महीने पहले एक शार्क टैंक की सीरीज आई थी, तो उस पर मैंने काफ़ी रील बनाई, जो कोइंसिडेंटली मेरे नए सेटअप के साथ लॉन्च हुआ। तो वो शार्क टैंक की हाइप और मेरा नया सेटअप, जिसपे मैंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वो काफ़ी अच्छा मैच हो गया। एंड वहाँ से मैं कुछ 40,000 फॉलोअर्स पे था इंस्टाग्राम पे, 40 से 80 और लाख तक के मुझे उस इफेक्ट से मिल गया। अभी मैं 1,15,000 के आसपास इंस्टाग्राम पे हूँ। तो ये मेरी एक क्विक क्रिएटर जर्नी थी। अच्छा, तो ये तो क्रिएटर जर्नी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करी आपने इससे? जब आपने आई थिंक क्रिएटर से आप बात करना शुरू कर दिए थे, जब से? करेक्ट। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैं हमेशा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से, मैंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स करी है, बिजनेस पढ़ा है, कॉमर्स बैकग्राउंड से मैं स्कूल में, तो मेरे को हमेशा से वो एंटरप्रेन्योरल सेंस था। क्रिएटर एज अ क्रिएटर भी आप लोग एंटरप्रेन्योर ही होते हो, बट मेरा एक प्रॉपर बिजनेस सेंस भी हमेशा से था। एंड जब से मैंने पॉडकास्ट किया, पॉडकास्ट की वजह से मुझे बहुत एक्सपोजर मिला फाउंडर्स का, पेस्तो के फाउंडर्स, इसके फाउंडर्स, मैंने बहुत फाउंडर्स से बात करी है, नॉट जस्ट ऑन माई पॉडकास्ट, बट पॉडकास्ट के बाहर भी। मैं लिंक्डइन में बहुत एक्टिव था, स्कूल के डेज, कॉलेज के डेज में ही मेरे 20-25 हज़ार फॉलोअर्स हो गए थे लिंक्डइन पे ही सेकेंड ईयर में। तो मैं काफ़ी वेल कनेक्टेड था, दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में भी बहुत गुड़गांव में फाउंडर्स लोगों से मिलता रहता था, तो मेरा फाउंडर नेटवर्क बन गया था।
एंड क्रिएटर नेटवर्क भी एज अ क्रिएटर बनता गया। पॉडकास्ट वेदांत से मिला, जय से मिला, टेडेक्स इवेंट्स करवाता था मैंने, 3 टेडेक्स ऑर्गेनाइज करवाए थे, उसके थ्रू मैं तान्या खनीजो से मिला था, निहारिका से मिला था और बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्रिएटर से मिला, जिससे मुझे समझ में आया कि क्रिएटर मोनेटाइज कैसे करते हैं, इनके पास ब्रांड्स होते हैं। तो वो नेचुरली मेरे को क्रिएटर भी मिलते गए, मुझे ब्रांड भी मिलते गए। फिर जैसे ही इंस्टाग्राम रील्स आया, नया बूम आया, नया सेट ऑफ क्रिएटर्स आए, वो मुझे रीच आउट करने लगे कि यार आप काफ़ी टाइम से कंटेंट बना रहे हो, आप कैसे करते हो, आप कैसे इन लोगों को रीच आउट करते हो, आप कैसे अच्छा, ब्रांड्स को रीच आउट करते हो, काम करते हो, हाँ ब्रांड्स को कैसे रीच आउट करते हो, क्रिएटर्स को कैसे रीच आउट करते हो, वो सब चीज़ों में आने लगा। तो मैंने एक नेचुरली ये अपॉर्चुनिटी रियलाइज करी और मैं ऑलरेडी काफ़ी मार्केटिंग करता था, डिजिटल मार्केटिंग में था, मैं फेसबुक एड्स चलाता था, इंस्टाग्राम एड्स चलाता था, क्रिएटर्स के साथ काम करता था। डिजिटल मार्केटिंग से याद आया कि पिछले 2 सालों ने ना हायरिंग और जॉब मार्केट को पूरा ऊपर नीचे कर दिया है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोगों की जो सैलरी थी वो कट हो गई है और पता नहीं क्या क्या। पर लोगों को एक चीज समझ में आ गई है कि अगर उनके पास स्किल है तो वो घर बैठे पैसे कमा सकते हैं और अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। खुद सोचो क्या हो अगर आपको अपनी ड्रीम जॉब आपकी डिग्री देख के बिना सिर्फ स्किल देख के मिले। मतलब इतना सिंपल हो जाए कि यार प्रूव योर स्किल एंड गेट अ जॉब। एंड यही जो काम है वो रीलेवल बाय अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है वो करता है। अब आप सोच रहे होंगे रीलेवल क्या है। देखो, रीलेवल इंडिया का फर्स्ट हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे बेसिकली आपको एक टेस्ट देना होता है जिससे आप अपनी स्किल प्रूफ करते हो और जैसे आप क्वालिफाई हो जाते हो तो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे स्विगी, ओला, क्रेड, फोन पे जैसी 2000 कंपनीज में आप जॉब ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सारे टेस्ट हैं वो 100% फ्री हैं, जिसके थ्रू आप सेल्स, एचआर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए हायर हो सकते हो कंपनी द्वारा। और अभी अभी उन्होंने 3 नए टेस्ट लॉन्च किए हैं अराउंड डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। रीलेवल ने आज तक 16 करोड़ से भी ज्यादा की जो वर्थ की जॉब्स हैं उन्हें प्रोवाइड किया है, डिलीवर किया है। और साथ ही साथ फरवरी 2022 में उन्होंने डेली 15 लाख वर्थ की जो जॉब्स होती हैं उन्हें प्रोवाइड किया है। और ये जितने भी उनके कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई हुए हैं जॉब के लिए, जिनको जॉब मिली है, उनकी जो सारी डिटेल्स हैं, उनके जो नाम है, आप उनके ट्विटर हैंडल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, इस टेस्ट के सभी राउंड्स ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं। मतलब इंडिया में कंपनी कहीं भी हो आप घर बैठे जॉब ले सकते हो। और अगर आपने रीलेवल पे पहले ही रजिस्टर कर लिया था तो आपके लिए गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज ये है कि अब आप रीलेवल पे इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, बिकॉज उनका जो मार्क्स का क्राइटेरिया था अब उन्होंने उसको 700 से हटा के 500 कर दिया, जिसका मतलब ये है कि आपको जॉब मिलने के चांसेस अब बहुत ज्यादा है अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो। मेरे को जो इस प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी है वो ये लगी है कि आप अपनी टेस्ट की डेट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। मतलब ना आपको कहीं जाना है, ना किसी के लिए वेट करना है इंटरव्यू देने के लिए, और अपनी जॉब पा सकते हो घर बैठे हुए। और रीलेवल के फायदे बस इतने ही नहीं है, रीलेवल हर महीने अपने कैंडिडेट्स को डिफरेंट गुडीज भेजता है। साथ ही साथ अगर आप उनके टॉप 3 कैंडिडेट्स होते हो तो आपको एप्पल प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। सो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जल्दी से जाइए एंड रजिस्टर कर लीजिए रीलेवल पे। तो नेचुरल मेरे को अपॉर्चुनिटी रेज हुई और उसमें मैंने कैपिटलाइज किया। अच्छा, तो दिस इज हाउ यू स्टार्टेड फिनेट। करेक्ट, फिनेट मीडिया, एग्जैक्टली। अच्छा, और आपकी अभी एज क्या है भाई? मैं 22 साल का हूँ भाई। 22 साल का हो। अच्छा, बहुत सारे जो लोग होंगे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग समझ नहीं पा रहे होंगे, तो अगर आप समझा सको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये क्या होता है, मतलब ये वर्ड ही क्या होता है? बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ही सिंपल है यार। तुम्हारा मार्केटिंग तो सबको पता ही है ना, बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है, जैसे पहले तुम्हारे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स करते थे ना, एमएस धोनी को तुम देखोगे, सचिन तेंदुलकर वो आरओ प्रमोट करता है, एमएस धोनी अपना कुछ आइटम करता है, विराट कोहली पंखा प्रमोट करता है, विराट कोहली अपने वो बूस्ट को प्रमोट करता है। तो ये हो गई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। ये क्यों होती है? अब विराट कोहली को आप बूस्ट प्रमोट करते हुए देखोगे और नेक्स्ट टाइम आप जब दुकान जाते हो बूस्ट देखोगे तो आप क्या सोचोगे, यार विराट कोहली बूस्ट यूज करता है या विराट कोहली इसको प्रमोट करता है। तो विराट कोहली की जो इतनी सारी ऑडियंस है जो विराट कोहली को पसंद करती है ना, वो सब बूस्ट लेने के बारे में सोचेंगे। जैसे प्यूमा ने 1.8 किया विराट के साथ, तो अब वो नेचुरल इंक्लिनेशन आती है यार एडिडास प्यूमा, चल प्यूमा खरीदते हैं बिकॉज विराट पसंद है। तो वो एक सेलिब्रिटी लेवल पे मिलियन 100 मिलियन वाले लेवल पे होता है। विराट एक ग्लोबल इंडियन फिगर है, राइट? सिमिलरली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो छोटे स्केल पे समझ लो। आपके डे टू डे लेवल पे आप शाहरुख खान से उतना रिलेट नहीं करोगे ना,
बट आज के 18 19 20 साल के लड़के जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, वो तेरे साथ उम्र के साथ वो रिलेट करेंगे कि यार इसने इतना कुछ कर रखा है, काश इसके जैसा मैं भी करूँ, काश इसके से मेहनत करूँ। एंड तू अगर कुछ बोलेगा कि यार इसकी बात सुनो या मेरी बात सुनो या ये करो, ये कोर्स करो, ये चीज़ करो, तो तेरी बात सुनेंगे बिकॉज तू उनके ज़्यादा करीब है, तो ज़्यादा रिलेटेबल है, राइट। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग यही होता है कि जो तुम्हारे डे टू डे क्लोज रिलेटेड है। जैसे मैं नॉर्मल 22 साल का लड़का ही हूँ जो ट्राई कर रहा है चीज़ें, राइट, कंटेंट बना रहा है, कंपनी चला रहा है, चीज़ें मैं भी एट दी एंड फिगर आउट कर रहा हूँ, मैं भी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, गलतियाँ कर रहा हूँ। तो एक 20 साल का लड़का, 24 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, ये 16 17 से जो 20-25 साल के लोग हैं ना, मुझसे रिलेट करेंगे कि यार हमें भी इसकी तरह बनना है या हम भी इसकी तरह कुछ करना चाहते हैं। तो अब मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बात सुनेंगे। तो मैं इन वे क्रिएटर हूँ जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर मैं कल बोलूँगा कि यार मैं ये माइक यूज़ करता हूँ या मैं ये कैमरा, जितने तुम लोग क्यों डालते हो एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अगर तुम्हारी कैमरा क्वालिटी अच्छी है, उनको भी सेम कैमरा क्वालिटी चाहिए। एंड अगर तुम बोल रहे हो कि तुम ये कैमरा यूज़ करते हो तो वो लिंक क्लिक करके खरीदेंगे, तो तुमने इन्फ्लुएंस किया उसको, राइट। तो एज अ क्रिएटर जब आप किसी अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हो, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो जाती है, आप मार्केट कर रहे हो। एंड सिमिलरली ब्रांड्स आपको पैसा देते हैं। आज अगर उमर का पॉडकास्ट है तो स्पॉटिफाई आके कल बोलेगा कि यार तू बढ़िया काम कर रहा है, मैं तेरे को डील देता हूँ, तू मेरे लिए 20 एपिसोड्स बना जो सिर्फ स्पॉटिफाई में एक्सक्लूसिव आएंगे, यूट्यूब पे जाएंगे 3-4 दिन बाद, जैसे रणवीर पॉडकास्ट का, राइट। तो उसके लिए तेरे को पैसा मिलेगा। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हुई। स्पॉटिफाई तेरी ब्रांड, तेरी ऑडियंस को यूज कर रहा है, तेरे ऑडियंस पे प्रमोट कर रहा है अपना स्पॉटिफाई का प्रोडक्ट। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है। अच्छा भाई, आपने मतलब जब अपनी जर्नी शुरुआत करी थी, तो मतलब सबसे पहले आप ये ऑनलाइन के बारे में कब जानने को मिला था? ये ऑनलाइन कुछ हो भी सकता है, जैसे आपने मेरे को बताया अभी कि आपने फेसबुक ऐड चलाए हैं, इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया है, ये इन्फ्लुएंसर बनने का भी क्यों सोचा था? यार तो ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो मुझे काफ़ी टाइम से पता था। मेरे को याद है क्लास 5-6 में था, मेरा एक दोस्त था जी आनंद करके, तो हमने तभी यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। ये था 2012-13 में। वो आई ज्ञान करके एक टेक चैनल था जो आई ज्ञान, हाँ, वो बहुत फेमस था और हम उनकी वीडियोस देखते थे। तो मैंने नया आईपॉड खरीदा था, आईपॉड नैनो आता था, एप्पल का, भूल गया था। तो मैं उस पर वीडियोस बनाने लग गया और हमने मुश्किल से 5 वीडियोस बनाई और हमने बंद कर दिया। तो पता था अपॉर्चुनिटी थी, बट कभी किया नहीं, कभी सीरियस नहीं थे। एंड फास्ट फॉरवर्ड जब स्कूल में 11-12 देते थे, कॉलेज देते ना, तब भी दिमाग में था कि यार ये करना है। और तभी आप देखने लगे थे कि यूट्यूब बहुत चलता था। एंड जब मैं फर्स्ट सेकंड ईयर में था ना कॉलेज में, तभी रणवीर ऑफ वर्ल्ड मोस्टली से जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंडियन यूट्यूब कहते थे, ए भी बहुत फेमस हो गया। तो तब पता था कि भाई ये कुछ है, कुछ चल रहा है। एंड एग्जैक्टली इससे पैसे कैसे कमाते हैं वो नहीं पता, बट पैसे कमा रहे लोग, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा था। फिर हम डीप जानने लगा कि ये लोग कैसे कमाते हैं, यूट्यूब एडसेंस से पैसे कमाते हैं, ब्रांड से पैसे कमाते हैं, इवेंट्स में जाके पैसे कमाते हैं, स्पीच देके पैसे कमाते हैं। और जब क्यूरियोसिटी जागी तब पता लगा कि इसमें पैसे भी कमा सकते हैं। बट पैसे के पहले, पैसे तो बात की बात है, उसके पहले भी एक क्रिएटर बनना था। उसके पहले भी वो इच्छा थी यार लोग जाने हमें, लोग हमारा काम जाने। तो नेचुरली मैं कॉलेज में बहुत एक्टिव था, मैं अपनी 2-3 सोसाइटीज हेड करता था। इनफैक्ट मैंने एक सोसाइटी अपनी कॉलेज में फाउंड भी करी है कंसल्ट करके, तो मैं एक फाउंडर भी रह चुका हूँ सोसाइटी अपने कॉलेज में ही। तो मैं हमेशा से वैसा सोचता था कि भाई कुछ करना है, कुछ लीड लेना है। एंड मैं चाहता था कि लोग मुझे देख के इंस्पायर हो, कि अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं उमर की, तो लोग बोले यार सही है यार, इतना कुछ कर रहा है, मेरे को भी करना है। एंड अगर अभी कोई निराश बैठा है कि यार मैं 20 साल का हूँ, 21 साल का हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ, तो उसको ये देख के रहना चाहिए भाई मैं सिर्फ 20 साल का हूँ, सिर्फ 22 साल का हूँ, बहुत अभी टाइम है मेरे पास। अभी ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये अगर कुछ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जो भी स्टार्टअप करने की सोच रहा है, करना है तुम्हें, जॉब करनी है तुम्हें, कंपनी खोलनी है, सिर्फ कंपनी खोलना है, स्टार्टअप भी अभी कूल हो गया बहुत, स्टार्टअप करना और क्रिएटर बनना, बट ये 2 चीजें नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। बट यहाँ पे आपको एक स्टेप पीछे लेना है, आपको समझना है कि यार रातों रात स्टार्टअप नहीं कर सकते आप कल आइडिया सोच के परसों एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उसके पहले आपको चीज़ें सीखनी भी है, खुद भी सीखना है, खुद को डेवलप करना है, मार्केट समझना है, 100 चीज़ें करनी है। इसमें टाइम लगता है जो रातों रात नहीं होता, इसमें 1, 2, 3, 4 साल 5 सालों लगता है ना। ये जितने भी शार्क टैंक वाले भी आए थे, सबकी उम्र थी यार 35-40 साल। तो मैं वही पूछ रहा था यार, जब आपने शुरुआत करी जैसे क्रिएटर बनने की, तो स्टडीज़ पे कुछ इफेक्ट पड़ा? जैसे बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके दिमाग में रहता है यार ये ऑनलाइन काम शुरू कर दिया है इसने, ये क्रिएटर बन गया है तो अब ये पढ़ता वढ़ता नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि तुम फोकस करो पढ़ाई पे, और ये क्या काम कर रहे हो, जैसे इंक्लूडिंग में जब मैंने शुरुआत करी थी तो बिल्कुल यार, तुम यहाँ पे तुम क्यों पढ़ते हो, तुम पढ़ाई क्यों करते हो? 2-3 पढ़ाई करते हो तुम नई चीज़ें सीखने के लिए, पढ़ाई करते हो तुम जॉब के लिए, पढ़ाई करते हो तुम नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, है ना।
अब अगर कोई कंटेंट बना रहा है, बढ़िया कंटेंट बना रहा है, उसको व्यूज़ मिल रहे हैं, वो अच्छा सीख खुद ही ऑनलाइन यूट्यूब से डाल के वीडियोस देख के सीख के बना के डाल रहा है, कमा भी रहा है, सीख भी रहा है, तो यार वो एडुकेशन ही तो हुई ना। अगर आज उमर मेरे से इंटरव्यू ले रहा है, कल किसी और से ले रहा है, 20-25 लोगों से ले चुका है, 2 लाख सब्सक्राइबर्स है, तो सीख ही रहा है ना। तू वीडियो क्रिएशन सीख रहा है, तू लोगों से बात करना सीख रहा है, तू नए लोगों से नई चीज़ें सीख रहा है, नया पर्सपेक्टिव सीख रहा है, तो ये कॉलेज ही है, ये एडुकेशन ही है, ये प्रोसेस तू अपने खुद ही कॉलेज है। इसलिए तू उमर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, यूट्यूब यूनिवर्सिटी, उमर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो ये अपने आप में एक एडुकेशन है। एंड अगर तेरे लिए वर्कआउट कर रहा है, अगर तू पैसे भी कमा रहा है, तू ग्रो भी कर रहा है, तेरी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तो तुझे कॉलेज क्यों चाहिए? अगर तेरे को यही करना है। बट अगर तेरे को बायोलॉजी में कुछ करना है, इकोनॉमिक्स में कुछ करना है, तब तू पढ़ेगा ना। तब तेरे को अगर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज चाहिए तो उसमें डीप जाएगा, उसमें भी तू ऑनलाइन पढ़ सकता है। तो सिर्फ कॉलेज बोलना कि कॉलेज में जाके जबरदस्ती प्रोफेसर के सामने बैठ के बुक खोल के पढ़ना वो बहुत पुरानी बात हो गई है। अब ऐसा कुछ नहीं है, वैसे नहीं करना। अच्छा, तो आपकी स्टडी पे इफेक्ट हुआ था क्या? यार मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का बच्चा था, है ना। मैं 2020 का पास आउट हूँ, तो मेरा फंडा क्लियर था। मेरे को पता था मुझे क्या करना है, मेरे को धंधा करना है, मेरे को क्रिएटर बनना है। अच्छा। तो मैं उतना सीरियसली नहीं लेता था अपनी स्टडीज को। मैं बस उतना पढ़ता था जितना पास होने लायक हो। एंड पैंडेमिक मेरे सेकंड ईयर में ही आ गया था। सेकंड ईयर के एंड में मेरा पैंडेमिक आ गया था। मेरा थर्ड ईयर जो है पैंडेमिक में गया है। तो मेरा थर्ड ईयर पूरा ऑनलाइन गया। मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही मुझे बोलते हुए कि मैंने थर्ड ईयर में कुछ पढ़ाई नहीं किया। ऑनलाइन एग्जाम पे तो बहुत ही आराम से पास हुआ मैं। तो मेरा वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। एंड मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, बिकॉज मेरा क्लैरिटी क्लियर था कि भाई मेरे को इस मार्क्स से मतलब नहीं है, मेरे को इस डिग्री से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को जो करना है उसका इस डिग्री से लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ के क्रिएटर नहीं बन रहा मैं। अच्छा, आपका गोल ही बिल्कुल डिफरेंट था। करेक्ट। तो वो क्लैरिटी होना जरूरी है। एंड वो क्लैरिटी के बाद वो हिम्मत होना जरूरी है कि तुम ऐसा सोच सकते हो और तुम ऐसा कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, मैंने जब बताया था तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी जो है वो स्टार्ट कैसे करनी है। सो अगर आप उनको कुछ एक रोड मैप प्रोवाइड कर देते। यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ब्रांड होता है और एक तो क्रिएटर होता है। बट इतना आसान नहीं होता है कि तुम कल बैठकर शुरू करते हो, बिकॉज हर बिजनेस में बैरियर्स टू एंट्री होती है। तो आपका क्या मोट है, आपकी क्या अथॉरिटी है एक इंडस्ट्री में घुसने की, तुम्हें पहले वो डिफाइन करना है। क्या आप खुद एक क्रिएटर हो? जैसे अगर मैं एक रणवीर का एग्जांपल दूँ, रणवीर की खुद की भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी है ना। बट रणवीर एज ए फिगर इतना बड़ा है, उसके 7 मिलियन फॉलोअर्स है ऑन द इंटरनेट। तो उसके पास एक अथॉरिटी है, वो फाउंडर से कनेक्टेड है, उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पास पावर है, उसके पास प्रूफ ऑफ वर्क है, उसके पास क्रेडिबिलिटी है, उसके पास टीम है। तो आपके पास क्या है? आपके पास टीम है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास क्रेडिबिलिटी है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, आपके पास क्या है? आपको पहले वो आंसर करना पड़ेगा। आप बस एक रैंडम 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल के लड़के हो, तो आपके साथ कोई क्यों काम करेगा? आपके साथ कोई क्रिएटर काम क्यों करेगा? आपके साथ कोई ब्रांड काम क्यों करेगा? आपको नहीं मार्केटिंग आती है, नहीं आपको स्ट्रैटेजी आती है, नहीं आपको कैंपेन बनाना आता है, नहीं आपको व्यूज़ पता है, नहीं आपको मेट्रिक्स पता है, नहीं आपको पता है ब्रांड क्या करता है, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो पहले आपको वो सब फिगर आउट करना पड़ेगा। पहले आपको एक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा इन इंडस्ट्री। पहले आपको समझना पड़ेगा कि यार, अच्छा, पहले आपको खुद ही क्रिएटर बनना पड़ेगा। खुद ही क्रिएटर होना जरूरी नहीं है, बट आपको खुद वो इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं आती, अगर आपको पता नहीं है कि कैक क्या होता है, आपको पता नहीं है मैट्रिक्स क्या होता है, आपको पता नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लाता है, आपको पता नहीं है इस ब्रांड का प्रोडक्ट क्या है। XYZ ब्रांड है, ठीक है, XYZ ब्रांड के साथ काम करना है, बट पहले उसका प्रोडक्ट समझना पड़ेगा ना। पहले उसका प्रोडक्ट समझोगे, फिर उसकी टारगेट ऑडियंस समझोगे, तब उसकी अगर तेरे को पता ही नहीं उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है, तो उसको क्या मार्केटिंग बना के देगा? उसके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से मार्केटिंग होगी। तो तेरे को टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए, मार्केटिंग पता होना चाहिए, उसके हिसाब से तू क्रिएटर ला के देगा, उसके हिसाब से तेरा कंटेंट बनेगा, उसके हिसाब से तेरी कंटेंट स्ट्रेटेजी बनेगी। तो ये सारा चीज़ पहले फिगर आउट करना है। तो तुम्हें बेस लेवल पे पहले मार्केटिंग समझनी है, मैट्रिक समझना है, प्रोडक्ट समझना है, ग्रोथ समझनी है। ये जब बेस चीज़ें क्लियर हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो पहले ये बेस चीज़ें समझो, उसके बाद तुम्हें क्रिएटर पर्सपेक्टिव समझना जरूरी है। ब्रांड पर्सपेक्टिव समझ लिया, अब क्रिएटर पर्सपेक्टिव समझो, कंटेंट कैसे बनता है, एक ब्रांड इंटीग्रेट कैसे होता है कंटेंट में, एक कौन से टाइप का क्रिएटर कौन से टाइप के ब्रांड के साथ काम कर सकता है, कौन सा टाइप का क्रिएटर इस ब्रांड के साथ काम करेगा तो कैसे साइनर्जी हो सकती है, कहाँ यूट्यूब इंटीग्रेशन हो रही है, इंस्टाग्राम पे हो रहा है, ट्विटर पे हो रहा है, यूट्यूब पे हो रहा है, IP बना रहे हो, ऐड बना रहे हो, क्या बना रहे हो, वो फिगर आउट करोगे। ये दोनों चीज़ें का सिर्फ बेस नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज होने के बाद तुम स्टार्ट कर सकते हो पिच करना या सोचना कि कहाँ पे क्या जा सकते हैं, किसको अप्रोच कर सकते हैं। ये थर्ड स्टेप आता है। तो अगर आप एक 20-21 ईयर ओल्ड हो, आपको एक मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है, तो पहले आप एक मार्केटिंग के ऊपर स्टडी करो, यूट्यूब वीडियोस देखो, काम करो, इंटर्नशिप्स करो, वो एक्सपीरियंस लो। उसके बाद जब तुम इतना ही करो, पहले इतना बेस लेवल रोड मैप काम करोगे ना, फिर तुम्हारा दिमाग खुद खुलता रहेगा। ऐसा कुछ ABCDEFG खुल गई वाली एजेंसी नहीं होती है। मतलब A B करो, उसके बाद CD खुद रास्ता दिमाग खुलेगा।
ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस होता है एक ब्रांड से एक इन्फ्लुएंसर का, कहते हैं ना जो आप करते हो कि भाई ब्रांड को ये चाहिए, या ब्रांड को आप रीच आउट करते हो पहले और फिर इन्फ्लुएंसर को रीच आउट करते हो, मतलब क्या प्रोसेस रहती है, मेरे को वो जानना था। यार अलग अलग चीजें होती हैं, जो तू बोल रहा है वो भी हो सकता है, ब्रांड खुद भी रीच आउट करता है। अच्छा। हम एक लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे ब्रांड हमें खुद रीच आउट अच्छा करता नहीं, है। पहले जब स्टार्टिंग में तो आप ही करते होगे ना। पहले स्टार्टिंग में हम करता था, पहले जैसे पॉडकास्ट करता था, पॉडकास्ट के लोगों को रीच आउट करता था, फिर इन्फ्लुएंस मार्केटिंग रीच आउट करता था। तो सिमिलर प्रोसेस होता है यार। एट द एंड ऑफ द डे एनी बिजनेस इन द वर्ल्ड इज सेल्स बिजनेस, राइट। तू कुछ भी कर रहा है, तू कैमरा बेच रहा है, तू फिल्म बेच रहा है, तू घर बेच रहा है, तो कुछ भी कर रहा है तो सेल्स ही कर रहा है। एट द एंड तुम्हें रीच आउट करना पड़ेगा लोगों को। तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये घर बेच रहा हूँ, तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये फोन बेच रहा हूँ, तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई मेरी सर्विस बेच रहा हूँ, राइट। तो एट द एंड हर चीज़ बेचनी होती है, और एट द एंड जो फाउंडर होता है, जो स्टार्ट करता है, वो बेचेगा, क्योंकि जब बेचेगा तब रेवेन्यू आएगा, जब रेवेन्यू आएगा तब एम्प्लॉयज आएंगे, जब एम्प्लॉयज आएंगे तब और ग्रोथ आएगी, और ग्रोथ आएगी तो और रेवेन्यू आएगा, एंड दैट्स हाउ यू स्केल, राइट। तो एट द एंड सब बेचना होता है, सब रीच आउट बिजनेस होता है। कुछ एनी बिजनेस इज रीच आउट बिजनेस एट द एंड, एट द बिगिनिंग। एंड देन जब तुम्हारी मार्केट में वैल्यू आ जाती है, तुम वैल्यू प्रोवाइड करते हो, प्रूफ ऑफ वर्क आ जाता है, तुम्हारा सेट नंबर ऑफ क्लाइंट्स होते हैं, फिर वो वर्ड ऑफ माउथ इफेक्ट आता है। एक क्लाइंट दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, तीसरा चौथे को बताएगा, कोई कहीं देखेगा, कोई कहीं रीच आउट करेगा, फिर तुम्हारे इनफ्लो ऑफ इनबाउंड लीड्स भी शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर आप इन्फ्लुएंसर को रीच आउट करते हो, देन इन्फ्लुएंसर से प्रमोशन कराते हो एंड ऑल। करेक्ट। ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, तो ये कैसे चूज होता है कि मतलब ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है ये इस इन्फ्लुएंसर के साथ अच्छी बैठेगी? जैसे लेट सपोज ये XYZ ब्रांड है, ये ट्रिगर्ड इंसान की ऑडियंस है, उसके साथ अच्छी बैठेगी, ये कैसे मतलब डिसाइड होता है? ये मेरा एक दोस्त है बेसिकली, उसने मेरे से पूछने को बोला था आपसे। यार गोस बैक टू द स्टेप दैट आई वाज टॉकिंग, दैट आपको ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत ही डेप्थ में समझना है। आप रैंडमली किसी के साथ काम नहीं कर सकते। एक XYZ ब्रांड है, वो ब्रांड से ब्रीफ लो, उन ब्रांड से उनके प्रोडक्ट के बारे में समझो, उनकी टारगेट ऑडियंस, उनका कस्टमर पर्सोना, उस कस्टमर की लोकेशंस क्या है, जोग्राफिक्स क्या है। जब आप एक ब्रांड की टारगेट ऑडियंस और उनके कस्टमर प्रोफाइल को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 होगा, आप सोच रहे हो कि भाई ये 20 क्रिएटर से प्रमोट कर सकते हैं। आपको उस 20 क्रिएटर की ऑडियंस के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए। अगर एक फाइनेंस का प्रोडक्ट है, अब उसकी फर्स्ट डिग्री ऑडियंस क्रिएटर क्या होगी? फाइनेंस क्रिएटर्स ही होगी ना। पहले एक फाइनेंस क्रिएटर को फाइनेंस क्रिएटर प्रमोट करेंगे, अब वो उसके बाद बहुत लोग प्रमोट कर सकते हैं, बट फिर वो डिपेंड करता है किस टाइप का प्रोडक्ट है। अगर वो क्रेडिट कार्ड जैसा प्रोडक्ट है तो फिर हम ट्रैवल में भी डाल सकते हैं। ट्रैवल क्रिएटर्स घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि हे गाइस मैं इधर घूमता हूँ तो मैं ये कार्ड यूज़ कर लेता हूँ। उस टाइप का इंटीग्रेशन हो गया, करेक्ट। अगर एक कॉफ़ी की चीज़ है, कॉफ़ी को कौन प्रमोट कर सकता है? ब्लॉगर्स प्रमोट कर सकते हैं, ट्रैवल वाले कर सकते हैं। तो पॉडकास्ट कर रहा है, तो इन पर्सन पॉडकास्ट कर रहा है, तो कॉफ़ी पी रहा है, तो वो कॉफ़ी पी रहा है, वो एक सटल इंटीग्रेशन होगी, राइट। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। तो ऑडियंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्रिएटर की, ब्रांड की। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना अच्छा साइनर्जी होगा, एक स्टेप ये होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर साइनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है तो तुम किस टाइप की मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे पॉडकास्ट वाला आइडिया हो गया। अब पॉडकास्ट, कॉफ़ी सब पीते हैं, अब पॉडकास्ट में तू कॉफ़ी पी रहा है, तूने एक बहुत ही ऑर्गेनिक प्रमोशन कर दिया, वो एक अलग टाइप का मार्केटिंग हो गया। तो ये 2 चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने कितनी ब्रांड्स के साथ और इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर लिया अभी तक? अभी तक 1 साल हो गया है ना? हाँ यार, 14-15 महीने हो गए। हम करीब 40-50 ब्रांड के साथ काम कर चुके हैं, और ओवर 300-400 क्रिएटर्स के साथ काम कर चुके हैं। मतलब 40 से ज़्यादा ब्रांड्स? 40-50 से ज़्यादा ब्रांड है, हाँ। ओके। 40-50 से ज़्यादा ब्रांड है, ज़्यादा ही होंगे, 200-300-400 क्रिएटर हैं अपने, जिनके साथ हम काम करते हैं। अच्छा, जब आपने अपनी एजेंसी शुरू करी थी तो स्टार्टिंग में मतलब आप खुद ही करते होगे एज अ सोलोप्रेन्योर, फिर उसके बाद हायरिंग कैसे करी एट योर एजेंसी? यार, तो मेरे इनिशियल 2-3 लोग तो मेरे कॉलेज से गए थे। अच्छा। 1 महीना 2 महीने में ही मैंने इंटर्न हायर कर लिए थे। तो मेरे कॉलेज के जूनियर्स थे जिनके साथ मैंने बताया ना TEDx बहुत किए हैं। हाँ, मैंने आई थिंक आपके TEDx देखे भी हैं। करेक्ट। TEDx CBS करके मैंने 3 ऑर्गेनाइज करा, इसमें वेदांत आया था। हाँ, मैंने वेदांत वाला देखा था उसके व्लॉग में। करेक्ट। तो तब से अपन की एक छोटी सी टीम बनी हुई है जिनके साथ अपन काम करते रहते हैं। तो मैंने उनमें से 2-3, इनफैक्ट मेरे कॉलेज के 3 जूनियर्स हैं मेरे साथ अभी भी फिनेट में। तो देन उसके बाद कैसे करी टीम? वहाँ से आ गई थी। उसके बाद यार लिंक्डइन में डिस्ट्रीब्यूशन है, इंस्टाग्राम में डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्विटर में डिस्ट्रीब्यूशन है। तो वहाँ पे डाला, अपॉर्चुनिटीज डाली, लोगों को बोला। वेदांत ने डाली, एक वेदांत का एक्स इंटर्न है जो हमारे साथ फुल टाइम काम करता है।
एक सो अभी reference है मतलब ये। कितने मतलब कहते हैं ना टीम में कितने लोग हैं अभी? अभी यार 7-8 लोग हैं एंड स्टिल हायरिंग। अभी हम 3 लोग ढूंढ रहे ओके हैं इमीडिएट हायरिंग के लिए, 2-3 वीडियोग्राफर्स भी ढूंढ रहे हैं। तो 7-8 की टीम है, इंटर्न्स मिला के 2-3। अच्छा, तो अगर लोग आपको रीच आउट करना चाहते हैं फॉर लाइक टू वर्क विद यू, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? यार तुम मेरे को ट्विटर में रीच आउट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। मेरी ayush@finetmedia.com की जीमेल आईडी है, आप उस पर मेल करो मुझे। अगर आपको लगता है आप इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, आप क्रिएटर्स के साथ, ब्रांड्स के साथ काम करना चाहते हो, तो हम अभी अपनी कोर टीम भी बिल्ड कर रहे हैं। तो भले ही हमें 15 महीने हो गए, बट अगर आप आज ज्वाइन करते हो और आप 6 महीने में बढ़िया काम करते हो, तो आप 7th महीने से आप कोर टीम के मेंबर भी हो सकते हो। डिपेंड करता है आप पे, आपकी काबिलियत पे, इंटेंट पे, मेहनत पे। तो अभी हम उस लेवल पे हैं। अच्छा, अभी जो है फिनेट इतनी मतलब देखा जाए तो काफ़ी जल्दी स्केल कर लिया आपने फिनेट को। जी। तो मतलब क्या, मतलब किस तरीके से किया, इतना फास्ट स्केल कर लिया, मतलब किस तरीके से? यार इसमें मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा। बहुत सारा क्रेडिट मेरी टीम को भी जाता है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। बहुत क्रेडिट ऑटो एक राइट बैटल चूज करना भी होता है ना। तो मुझे लगता है मेहनत तो ठीक है, हार्ड वर्क टीम बिल्डिंग वगैरह ठीक है, बट एट द सेम टाइम जिस इंडस्ट्री में आप हो वो भी ग्रो कर रही है। तो इन अ वे खुद से अपॉर्चुनिटीज भी अच्छे हैं। हमने अच्छा काम किया, लोगों ने अच्छा काम देखा और हमें खुद से रीच आउट बहुत लोगों ने किया। इनफैक्ट अभी हमने एक ऐड बनाई है एक ब्रांड के लिए, स्टॉक ग्रो करके, जो IPL में भी आ सकती है। हमने उनके लिए 3 ऐड बनाई थी, अभी हम बॉम्बे में थे 10-15 दिन पहले। तो वो उन्होंने मुझे खुद रीच आउट किया लिंक्डइन पे एक दूसरी ऐड देख के कि ये आपने बनाई है, हमारे लिए भी एक ऐसी ऐड बना दो। आई थिंक मैंने आपकी एक ऐड देखी भी है जिसमें आपने खुद एक्टिंग करी है। करेक्ट, टाइप के लिए हमने बनाई थी, शार्क टैंक पे आई थी। शार्क टैंक मतलब वो कैसे हुआ, उन्होंने भी आपको रीच आउट किया था? हाँ, उन्होंने हमें रीच आउट किया था फॉर डिफरेंट पर्पसेस, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग के लिए। बट हमने बोला कि हम ऐप के लिए ऐड बना सकते हैं, और बहुत ही टाइम बाउंड थिंग थी। उन्हें 6-7 दिन में ऐड चाहिए थी और हमने 6-7 दिन में डिलीवर कर दिया था। तो वो हमारा एक ऐड प्रोजेक्ट था। फिर हमने गोडेस के लिए ऐड बनाई हुई है, IND मनी के लिए बनाई है, अब स्टॉक ग्रो के लिए बनाई है, और अभी हम और ऐड बना रहे हैं। तो वो वाला काम, अच्छा काम किया हमने, अच्छा काम किया, लोगों को दिखा, तो लोगों ने बहुत खुद से रीच आउट किया। तो उसकी वजह से भी ग्रोथ काफ़ी, अच्छा, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ज़्यादा ग्रोथ हो गई? वर्ड ऑफ माउथ की वजह से काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई। अच्छा, जैसे अभी आपने मेरे को बताया क्रिएटर्स के बारे में, तो मतलब आपको क्या लगता है कि अब ये जो क्रिएटर्स इकोनॉमी है ये कितना और ग्रो करने वाली है? और ये जो जैसे ये बिजनेस है क्रिएटर का, जैसे बहुत सारे लोग बोलते थे पहले कि क्या क्रिएटर्स पैसे कमा पा रहे हैं, अब लोगों का पर्सपेक्टिव धीरे धीरे चेंज हो रहा है बाय सीइंग पीपल लाइक यू और अदर क्रिएटर्स को देख के, अंकुर वारिको को देख के वो समझ रहे हैं कि यार क्रिएटर्स भी ग्रो कर रहे हैं। तो क्या मतलब फ्यूचर क्या है इस पूरी क्रिएटर इसका? यार मेरे हिसाब से तो है क्रिएटर्स फ्यूचर, क्रिएटर इकोनॉमी फ्यूचर है। बिकॉज सेलिब्रिटी रिलेबिलिटी ठीक है, बट आप जिससे ज़्यादा रिलेट कर सकते हो एट द एंड वो चलता है। सेलिब्रिटी हमेशा रहेंगे, बट क्रिएटर्स का भी बहुत वैल्यू बढ़ जाएगा। उनकी जो इन्फ्लुएंस है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जस्ट फ्रॉम द सेंस दैट आप उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हो, आप उनकी तरह बनना चाहते हो। देख, सब शाहरुख खान बनना चाहते हैं, बट पॉइंट ये होता है कि शाहरुख खान जैसा बनने का बिलीवेबिलिटी नहीं रहता। अगर मैं देखो कहूँगा ना कि यार उमर तेरे में काबिलियत है, तू शाहरुख खान बन सकता है, तो खुश हो जाएगा। और तू भी सोचेगा कि यार क्या बात कर रहे हो यार, बहुत क्या फेंक रहा है भाई तू। बट मैं अगर तुझे बोलूंगा तू कि तू रणवीर बन सकता है, तो तू बिलीव करेगा, बिकॉज तेरे ऑलरेडी 2 लाख है, तू ऑलरेडी पॉडकास्ट कर रहा है, तो तू क्यों नहीं बन सकता? इट्स मोर बिलीवेबल। एंड तूने उसकी जर्नी देखी है फ्रॉम 0 to 1। शाहरुख खान का नहीं देखा भाई जर्नी, शाहरुख खान तो बस फिल्मों में दिख गया डायरेक्टली। तो उसकी शुरुआत ही हमारे एक ऐसे पॉइंट से हुई जहाँ पे हम बिलीव नहीं कर पाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अभी आपका इंस्टाग्राम जो है वो 100K हिट हो गया है, तो मतलब उसके पीछे का क्या सीक्रेट है, मतलब टू ग्रो इंस्टाग्राम अकाउंट? यार इंस्टाग्राम तो सिंपल है यार, तुम नंबर 1 कंसिस्टेंट रहो, कंटेंट बनाते रहो, सोचो मत नंबर के बारे में। नंबर 2 थोड़ा एंटरटेनमेंट डालो अपने कंटेंट में, थोड़ा एंटरटेनिंग कंटेंट बनाओगे, मजा आएगा लोगों को देखने। आई थिंक शरण का कंटेंट मैंने देखा काफी इंटरेस्टिंग होता है। शरण का कंटेंट बहुत ही फाड़ है, बिकॉज एक तो इन्फॉर्मेशन देता है और उसको इतने एंटरटेनिंग वे में देखता है कि आप लगता है आपको मूवी देख रहे हो 30 सेकंड की, 1 मिनट की, इसलिए उसका चलता है। तो कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाओ, अच्छा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाओ, उसको एंटरटेनिंग वे में डालो, म्यूजिक रील्स बनाओ, बढ़िया एंटरटेन करो ऑडियंस को, आप ग्रो ही करोगे। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि शार्क टैंक के वक्त आपने सेटअप चेंज किया था, तो डू यू थिंक ये सेटअप वगैरह मैटर करता है
लाइक व्हेन इट्स कम टू किसी चीज़ को कहते हैं ना ग्रो करना है तो? यार मैटर करता है, मतलब एक पॉइंट के बाद मैटर करता है, आप स्टार्टिंग से नहीं कर सकते। मैं 2 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, उसके बाद मैंने इतनी मेहनत करके इतना सेटअप बनाया, यहाँ पे 3 लाइट है, ऊपर 1 लाइट है, एक माइक है, कैमरा है, ये वो साउंड अब्जॉर्वर, ऐसे रातों रात नहीं होता। तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि यार जब तक कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, जब तक यार जितने पैसे नहीं कि मैं इतना बना लूँ, तब तक कंटेंट स्टार्ट नहीं करूँगा, दैट्स अ बैड वे ऑफ स्टार्टिंग, है ना। वैसे मत सोचो, आप सोचो कि आप कैमरा उठा के कंटेंट बनाना शुरू कर दो, धीरे धीरे अपग्रेड होगा यार, धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स करोगे, धीरे धीरे आपका वो करेगा। मैटर इसलिए करता है क्योंकि दिखता अच्छा है ना, दिखता अच्छा है तो लोग देखेंगे, तो उस पॉइंट से मैटर करता है। बट दैट शुड नॉट बी अ फैक्टर कि आप स्टार्ट ही नहीं करोगे जब तक दिखेगा अच्छा नहीं। आप मेरे स्क्रॉल करके जाओ, मेरी पहली रीलें देखो, इतनी गंदी रीलें बनी हुई है, अपनी ऐसी शक्ल देख के कर रहा हूँ, बट मैं करता रहा। मैंने ये नहीं सोचा यार लोग गंदा दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कम से कम मैं कर तो रहा हूँ ना। तो आपको भी उसी माइंडसेट से बनाना है। ऑलराइट। तो भाई अब जो सबसे मेन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको देखने के लिए भी आए होंगे कि एजेंसी जो है आपकी फिनिट, उसका रेवेन्यू क्या है? राइट, तो यार अभी आर्टिकल आया था, थिंक 3-4 महीने पहले एक प्रेस रिलीज हुई थी जिसमें हमारा था कि हम 10 करोड़ का टारगेट हिट करने वाले हैं। तो तब 10 करोड़ हिट नहीं हुआ था, तब अपन 8, 8.5-9 के आसपास थे। एंड फाइनेंशियल ईयर जो हमारा एंड हुआ है March 31 में, अपन ने कर दिया हिट, 10 के अपन ऊपर ही गए, इनफैक्ट काफ़ी 10-20%। 10 करोड़ एट एज ऑफ 22। हाँ, 10-12 करोड़ तक के अपन ने किया टच। तो रेवेन्यू उतना है अपना, पहला साल ही था। तो हाँ, अच्छा अमीरी फील हो रही होगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं यार, अमीरी की बात नहीं है, मेरे पैसे थोड़ी है, 10 करोड़ तो रेवेन्यू है। अच्छा। उसमें से अपन क्रिएटर्स को बहुत पैसा देते हैं, मोस्ट ऑफ द पैसा इसमें से क्रिएटर्स को जाता है, इसमें से टीम को जाता है, टीम है, खर्चे हैं, तो वो ऊपर से सबको लगता है यार 10 करोड़, बट 10 करोड़ मेरी जेब में, मेरे अकाउंट में थोड़ी है, वो रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है वो। एग्जैक्टली, 10 करोड़ इज नॉट प्रॉफिट एट द एंड, वो बस ग्रॉस मार्जिनल रेवेन्यू, लाइक ग्रॉस रेवेन्यू है वो। तो ग्रॉस रेवेन्यू के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद नेट प्रॉफिट आता है। जब तक नेट प्रॉफिट आता है तब तक कि आपकी 90% की रेवेन्यू जा चुका होता है। तो वो दिमाग में रखना पॉसिबिलिटी है। तो भाई अब मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, वो ये है कि जैसे आपने मेरे को बताया कि आपने सबसे पहले लोगों को रीच आउट करना शुरू किया फॉर पॉडकास्टिंग, देन ब्रांड्स को शुरू करा व्हेन यू स्टार्टेड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। तो कोल्ड ईमेलिंग जब आप करते थे, तो मतलब उसकी मैं टिप्स जानना चाहूँगा जो आपके एक्सपीरियंस से आपने गेन करी है। यार मेरा सिंपल फंडा है, मैंने इस पे वीडियो बनाई है एक यूट्यूब चैनल पे, कोल्ड ईमेलिंग पे 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है प्रोस्पेक्टिंग, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको किस टाइप के लोगों से बात करनी, किस टाइप के लोगों को रीच आउट करना है, वो क्लैरिटी रखो, नाम लिखो कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 10 लोग से मुझे काम है, ऐसे लोग मुझे चाहिए। ये आपका प्रोस्पेक्टिंग हो गया। सेकंड हो गया पर्सनलाइजेशन में यार 10 लोगों को ना 10 अलग अलग ईमेल लिख दो, एक मेल लिख के सबको 10 मेल ना चिपको दो। एक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब ईमेल करते हैं ना, सारे क्रिएटर्स को सीसी में ऐड करके भेज देते हैं ईमेल। करेक्ट, तो कोई क्यों रिप्लाई करे अगर आपने डिफरेंशिएट नहीं किया अपने आप को। तो 10 लोग के लिए उनके बारे में रिसर्च करो, उनको पढ़ो, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या चाहिए, फिगर आउट करो उनको क्या चाहिए। मेल में वही लिखो कि आप जो दे रहे हो क्या आपको ला सकते हो तो लिख दो कि मैं ला सकता हूँ, तब रिप्लाई आएगा ही आएगा। बट नहीं ला सकते हो, बोलो कि मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये चाहता हूँ आपसे, छोटा सा फटाफट मेल। ये आपका पर्सनलाइजेशन हो गया। एंड देन तीसरा चीज़ हो गया परसिस्टेंस, विच इज परसिस्टेंटली फॉलो अप करो। बस मेल करके भूल मत जाओ, 2 बार फिर से पूछो, 3 बार फिर से पूछ लो, 2-3 बार तो फॉलो अप कर लो। एंड फिर भी काम नहीं कर रहा है तो फिर 2-3 महीने बाद फिर ट्राई कर लो। परसिस्टेंस देख के भी लोग रिप्लाई कर देते हैं कभी कभी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स, इसके बाद क्या? यार फ्यूचर प्लान अभी देखते हैं यार, अभी एज अ क्रिएटर थोड़ा और ग्रो होना है। अपनी एजेंसी में भी डिफरेंट चीज़ें हो रही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही है, अभी हम एड प्रोडक्शन में घुस रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि हम और क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं दोनों क्रिएटर के लिए, ब्रांड के लिए। अभी टीम बिल्डिंग चल रही है, सो इमीडिएट शॉर्ट टर्म गोल इज टू बिल्ड अ सॉलिड टीम। अभी हम हायरिंग कर रहे हैं, एक सॉलिड टीम बनाना है, एक वो गोल है ऑन द एजेंसी साइड, एंड ऑन द अदर हैंड एज अ क्रिएटर भी ग्रो करना है, एज अ क्रिएटर और वैल्यू देनी है। ये 2 चीज़ें। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच आयुष भाई, इतना सारा कंटेंट कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों की हेल्प करने के लिए। या मीन्स अ लॉट। बहुत मजा आया, बहुत मैं थैंक यू इनवाइट करने के लिए। दोस्तों ये थी कुछ वीडियो आयुष शुक्ला के साथ। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, साथ ही साथ थोड़ी वैल्यूबल भी लगी होगी। मेरे को पर्सनली काफी सारी चीजें सीखने को मिली। एंड अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो रीलेवल चेक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ जो भी आपके टेकअवेज हैं या कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं हमारे लिए, उसको कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड चीयर्स।